हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं। दैट इज बाय द नेम लॉजिक फैमिलीज। देखो, अभी तक डिजिटल सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने क्या बात की। हमारा जो बेसिक स्टार्ट हुआ वो लॉजिक गेट से स्टार्ट होता है, सही बात है। हमने कभी भी ये बात अभी तक डिस्कस नहीं की कि ये लॉजिक गेट डिजाइन कैसे होते हैं। तो लॉजिक फैमिलीज के अंदर हम लोग बात क्या करते हैं कि किस तरह से जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं इनको डिजाइन किया जाता है ट्रांजिस्टर, डायोड्स और ऐसी सभी डिवाइसेस की मदद से। ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जब लॉजिक फैमिलीज की बात करते हैं तो एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग बात करते हैं विच इज बाय द नेम इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी कॉमनली यूज होती है टर्म, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट का देखो मतलब क्या होता है कि एक सेम चिप पे जब मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स या मल्टीपल डिवाइसेस फैब्रिकेट या डिजाइन की जाती हैं तब उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल अगर लें तो मान लो सिलिकॉन का वेफर खरीदते हो। सिलिकॉन का वेफर क्या होता है कि एक सिलिकॉन की पतली सी डिस्क होती है जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है। अब उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर के, उस डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा लेकर के अगर उस पे मल्टीपल लॉजिक गेट्स या मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल सर्किट्स डिजाइन किए जाएं तब उसे बोला जाता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सर्किट्स और डिवाइसेस आर इंटीग्रेटेड ऑन द सेम चिप एंड इट इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं कि कितने ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप पे आप फैब्रिकेट कर रहे हो या फिर डिजाइन कर रहे हो। तो क्लासिफिकेशन होता कैसे है, जैसे पहला क्लासिफिकेशन होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI। इसमें काफी कम ट्रांजिस्टर रखे जाते हैं एक चिप पे। इससे बड़ा होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जिसे हम बोलते हैं MSI। ठीक है। इससे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आते हैं नेक्स्ट स्केल में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI। इससे भी ज्यादा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। VLSI टर्म से काफी लोग अवेयर होंगे, ऑलरेडी एमटेक वगैरह के कोर्सेज चलते हैं VLSI में। अब जो आगे की टर्म से आप एसोसिएटेड नहीं होंगे, दैट इज VLSI से भी आगे की बात जब होती है ULSI। और प्रैक्टिकली जो अब स्केल चल रहा है वो होता है GSI, जायंट स्केल इंटीग्रेटेड। तो लगातार देखो कोशिश क्या रहती है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर या ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस हमें सेम चिप पे फैब्रिकेट करनी है ताकि सर्किट का जो ओवरऑल साइज है उसको हम मिनिमाइज कर पाए। अच्छा देखो, अगर आप लोग थोड़ा पहले का एरा जानते होंगे, स्मार्टफोन से पहले के एरा के बारे में अवेयर होंगे, तो पहले क्या था, पहले कंपटीशन कंपनीज के बीच में ये था कि सबसे छोटा मोबाइल कौन बनाएगा, है ना। ये बात तो देखी होगी ना, पहले मोबाइल फोन्स, टेलीफोन सब बड़े बड़े होते थे, फिर वो धीरे 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 उनका साइज छोटा होता चला गया। तो हमेशा चैलेंज क्या था कि सबसे छोटी डिवाइस या सबसे छोटे साइज का बेसिकली सर्किट कौन बना सकता है। अब सर्किट छोटा तभी हो सकता है जब कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा सर्किट्स आप लोग एम्बेड कर पाओ। लेकिन अब धीरे धीरे देखो, जब स्मार्टफोन्स का एरा आने लगा तो स्मार्टफोन्स के एरा में क्या हुआ, कंपटीशन का नेचर बदल गया। अब सर्किट छोटा बनाने की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो लोग मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं वो बड़ी स्क्रीन प्रेफर करते हैं। अब आप लोग भी जाते होंगे मार्केट में कि भाई 4.5 इंच का फोन है, 5.5 इंच का फोन है,
बड़ी स्क्रीन पे की वीडियो अच्छा देखने मिलेगा, थोड़ा वाइड स्क्रीन में अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो वहां ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। बट स्टिल कोशिश ये की जाती है कि जो भी चिप हो वो जितने छोटे साइज की बन पाए उतना बेहतर है। अच्छा देखो, कभी मोबाइल वगैरह रिपेयर कराने जाओ ना, तो एक बार मोबाइल जब ओपन हो तब एक बार ऑब्जर्व करना। उसमें ये आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर जो सर्किट बोर्ड होता है, जिसको पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें देखना कितने छोटे छोटे कंपोनेंट और कितने ऑप्टिमल वे में लगाए गए होते हैं। एकदम परफेक्ट पोजीशन पे लगाया जाता है और एकदम क्लोज क्लोज सब कुछ लगाया जाता है, जिससे कि कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चिप हम लोग कनेक्ट कर पाए। और दूसरी बात ये देखना, आप जो आईसीज देखोगे उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे जो लगी होती हैं, वो इतनी पतली होती हैं कि फोन का जो विड्थ है वो पतला होता जा रहा है। अच्छा देखो, पहले याद करो, पहले के जो फोन होते ना वो बहुत ज्यादा स्लिम नहीं होते थे, वो क्या होते थे, वो थोड़े थिक होते थे। अब जो फोन आने लगे उनको देखो एक बार, बिल्कुल पतले पतले, जितना पतला फोन हो पाए उतना अच्छा है। आज के टाइम में भले ही उसका साइज बड़ा रहेगा, लेकिन जो उसकी गहराई होगी, हाइट होगी, थर्ड डायमेंशन होगी, वो बहुत पतली कर दी जाती है। तो आईसीज के अंदर एडवांसमेंट जैसे जैसे होता जाता है, तो कोशिश हमेशा ये रहती है किसी भी तरह से एक स्मॉल स्केल में ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस हमें एक तरह से एम्बेड करनी है, जिससे कि ओवरऑल सर्किट का साइज कम बन सके, और उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट का नुकसान भी है। इंटीग्रेटेड सर्किट कभी भी हाई वोल्टेज और करंट पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो डिवाइसेस हाई वोल्टेज और करंट की होती हैं, जैसे इंडक्टर्स हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, ये सब कभी आईसी पे फैब्रिकेट नहीं हो सकता। आईसी पे ज्यादातर फैब्रिकेशन जो होता है वो ट्रांजिस्टर्स का होता है, जैसे मॉसफेट हो गया, जैसे कि बीजेटी हो गया, ठीक है, या फिनफेट भी आता है, एक नया ट्रांजिस्टर जो होता है वो फिनफेट होता है, और भी तरह के एफईटीज होते हैं। तो ये सारे ट्रांजिस्टर्स को ही आईसी पे अक्सर फैब्रिकेट किया जाता है। इवन अगर कैपेसिटर भी बनाना है तो मॉसफेट की मदद से कैपेसिटर बनाया जा सकता है, रेदर देन कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाया जाए। तो ये बात ध्यान रखना, आईसीज में कैपेसिटर तो बनता है, लेकिन वहां ट्रांजिस्टर को ही एज अ कैपेसिटर यूज करते हैं, इवन ट्रांजिस्टर को ही एज अ रेजिस्टर यूज करते हैं। आईसी के अंदर कभी भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस फैब्रिकेट नहीं किए जाते, सारी चीजें बनेंगी विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये बात समझ आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स का क्या रोल है। अब लॉजिक फैमिली से इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे रिलेटेड है, देखो जो लॉजिक गेट बनेंगे, अगर डिजिटल की आप लोगों ने कभी भी कॉलेज के अंदर लैब की है तो आपने देखा होगा अलग अलग आईसी आती हैं, जैसे 7400 सीरीज होती है, उसमें नैंड गेट होते हैं, नॉट गेट होते हैं, ये सब होते हैं। और आपने ये देखा होगा एक आईसी के अंदर एक से ज्यादा लॉजिक गेट होते हैं। तो वो जो चिप होती है वो तो है आईसी, अब उस चिप के अंदर क्या बना है, लॉजिक गेट। अब वो लॉजिक गेट किसकी मदद से बना है, इस हिसाब से डिसाइड होती है लॉजिक फैमिली। जैसे वो लॉजिक गेट अगर मॉसफेट से बना है तो मॉस फैमिली हो जाएगा, बीजेटी से बना है तो हो सकता है टीटीएल फैमिली हो जाए। तो किस डिवाइस की मदद से उसको फैब्रिकेट किया गया, इसी के हिसाब से उसकी फैमिली डिसाइड की जाती है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की तो मैं बात करूंगा, लेकिन किसके, डिजिटल के, यानी कि लॉजिक गेट्स के बारे में मैं बात करूंगा, और लॉजिक गेट्स के ही इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करेंगे कि किस तरह से उसको ट्रांजिस्टर्स की मदद से फैब्रिकेट किया जाता है, और उसी को हम लोग बोलेंगे लॉजिक फैमिली। तो डिपेंडिंग अपॉन कि एक लॉजिक गेट बनाने में क्या डिवाइसेस यूज करने वाले हो, उसी के हिसाब से अलग अलग लॉजिक फैमिली होती है। तो देखो इस चैप्टर का स्कोप क्या होता है। अब आज के टाइम में अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री के अंदर जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो मॉसफेट से भी काफी आगे निकल चुकी हैं, अब इवन मॉसफेट का भी यूज नहीं होता। तो ये चैप्टर काइंड ऑफ हिस्टोरिकल है आप सभी लोगों के लिए कि पहले क्या क्या किया जाता था। अब जैसे लैब के अंदर जो लॉजिक गेट आप यूज करते हो वो होते हैं टीटीएल लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, वो बीजेटी की मदद से बनते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया आज के टाइम में इंडस्ट्री में अगर जाओ तो बीजेटी तो छोड़ो, मॉसफेट भी खत्म होता जा रहा है, ठीक है, और नए नए ट्रांजिस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बेसिक्स से लेके मॉसफेट तक सारी लॉजिक्स की बातें करेंगे और ये देखेंगे कैसे उससे लॉजिक गेट बनाया जाता है।
तो अब हमारा पर्पस क्या है इस चैप्टर के अंदर, अलग अलग टेक्निक से लॉजिक गेट को डिजाइन करना और ये समझना कि किस टेक्निक में क्या हमें बेनिफिट मिलता है या क्या ड्रॉबैक होता है, जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग लॉजिक फैमिलीज को कंपेयर कर पाए। इतनी बात समझ आती है? बट इससे पहले हम लॉजिक फैमिली स्टार्ट करें तो नेक्स्ट हेडिंग डालना डिजिटल आईसी स्पेसिफिकेशन। डिजिटल आईसी स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसी टर्म्स जो लॉजिक फैमिली या इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली टर्म लिखना थ्रेशोल्ड वोल्टेज। फर्स्ट लिखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होती है? देखो, जैसे मॉसफेट कभी हम पढ़ते हैं तो मॉसफेट में थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसे डिफाइंड होती है कि जिस वोल्टेज पे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए वो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे आती है कि जिस इनपुट वोल्टेज पे गेट का स्टेट चेंज हो जाए उसे बोलोगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मान लो ये एक इन्वर्टर है। अब मैं कहता हूं कि मैंने जो इनपुट है ना वो धीरे धीरे बढ़ाता गया। ये मेरा इनपुट है। अब जिस वोल्टेज पे आकर के लॉजिक स्टेट चेंज हो जाए उसे क्या बोल दोगे? थ्रेशोल्ड। तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगी? VT। VT का मतलब, बल्कि ये लॉजिक का जो आउटपुट है ना ये भी धीरे धीरे डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये होता है कि किस इनपुट की वोल्टेज पे आउटपुट में ट्रांजिशन देखने मिलेगा उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसमें लिखना इट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, it is the value of input voltage at which output of a logic gate makes a transition, ठीक है, उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अगर जनरल लेमन भाषा में बात करें तो हम एक तरह से बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं बिटवीन 0 एंड 1 कि भाई लॉजिक गेट कितनी वोल्टेज से ज्यादा को 1 मानता है और कितनी वोल्टेज से कम को 0 मानता है। क्योंकि देखो, इन्वर्टर का आउटपुट 1 से 0 कब जाएगा? जब इनपुट 0 से 1 जाएगा। अगर इनपुट 0 से 1 जा रहा है तो आउटपुट जाएगा 1 से 0। तो कौन सी वोल्टेज को क्रॉस करते ही आप ये मान लोगे कि इनपुट अब हाई हो गया है, उस वोल्टेज को क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी जिस वोल्टेज लेवल से 0 और 1 के बीच को डिस्टिंग्विश किया जा सके, 0 और 1 के में फर्क पता किया जा सके, वो बाउंड्री है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इतनी बात मेरी समझ आती है? अब इसके बाद अगला टर्म लिखना प्रोपगेशन डिले। ये टर्म्स देखो बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि इन टर्म्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो आपको ये टर्म्स क्लियरली समझ आनी चाहिए, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी पैरामीटर एक लॉजिक गेट के लिए होता है प्रोपगेशन डिले। अब देखो, हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर क्वेश्चन किए थे ना प्रोपगेशन डिले पे, उसी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, जैसा मैंने बताया कोई भी लॉजिक गेट ट्रांजिस्टर से बनता है। ट्रांजिस्टर्स को अपनी स्टेट चेंज करने में ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अगर स्टेट चेंज करने में टाइम लगेगा, इसी कारण से लॉजिक गेट के आउटपुट को भी बदलने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है और उस टाइम को हम कह देते हैं प्रोपगेशन डिले। तो प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या हुआ? द टाइम टेकन बाय द आउटपुट to change its state once the input changes is called as propagation delay। चाहे तो ये डेफिनेशन नोट कर लेना, the time taken by the output to change its state after input changes is called propagation delay। अब propagation delay देखो कैसे देखते हैं। अगर एक इन्वर्टर की ही बात करें, इन्वर्टर में अगर मैं इनपुट लगा रहा हूं, मैं इनपुट की वेवफॉर्म दे रहा हूं, देखो परफेक्ट स्क्वायर वेव कभी भी नहीं लग सकती अगर प्रैक्टिकली बात करें। प्रैक्टिकली
हल्का स्लोप रहता ही है वेव के अंदर। ये इनपुट लगाया मैंने। अब जनरली जो थ्रेशोल्ड लिया जाता है ना वो 50% पे लेते हैं कि अगर 0 माने 0 वोल्ट है, 1 माने 5 वोल्ट है, तो 0 और 1 की बाउंड्री होती है मिडवे। ये 50% पे है। अब देखो इनपुट जब लो था तो आउटपुट हाई रहा होगा, बट इनपुट हाई होने के तुरंत बाद आउटपुट लो नहीं होता, वो कुछ देर बाद होता है। तो अब ये आउटपुट लो चला गया, फिर इनपुट को हम 1 से 0 ले गए हैं, तब भी आउटपुट तुरंत 1 नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ डिले आएगा इस टाइप से। ठीक है, अब मैं इनपुट में रेफरेंस क्या ले रहा हूं, इनपुट की जो मैं ट्रांजिशन देख रहा हूं 0 से 1 या 1 से 0, मैं 50% वैल्यू पे ले रहा हूं। यानी 0 से 5 वोल्ट जाते हुए हम कैसे बताएंगे कि कब ये हाई हुआ, जब ये 2.5 वोल्ट को क्रॉस करेगा तब तुम मान लोगे हाई। ऐसे ही 5 से 0 जाते हुए जैसे ही ये 2.5 के नीचे जाएगा तो मैं इसे मान लूंगा लो। तो इसका मतलब ये हुआ हाई वोल्टेज के 50% वैल्यू को एक थ्रेशोल्ड कंसीडर किया जाता है, इसके ऊपर हाई और इसके नीचे लो। सेम वे में आउटपुट में भी 50% थ्रेशोल्ड ले लो। ठीक है, अब देखो इस दौरान आउटपुट 1 से 0 गया है ना, हाई से लो, तो ये प्रोपोगेशन डिले लिखा जाता है TPHL, प्रोपोगेशन डिले फॉर हाई टू लो। इधर गया लो से हाई, TPLH। तो ओवरऑल किसी भी लॉजिक गेट का प्रोपोगेशन डिले होता है TPHL प्लस TPLH बाय 2, अगर ओवरऑल प्रोपोगेशन डिले की बात करें। ठीक है, अब बात यह है दोनों वैल्यूज अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, यानी ट्रांजिस्टर को ऑन से ऑफ जाने में और ऑफ से ऑन जाने में डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, इसलिए लॉजिक गेट की स्टेट बदलने में भी हाई से लो या लो से हाई टाइम डिफरेंट होता है। तो एक बार ये पॉइंट लिखो, TPLH, TPLH का मतलब लिखो, it is the propagation delay when output goes from high to low, when output goes from high to low। TPLH लिखो, TPLH, it is the propagation delay when output goes from low to high, when output goes from low to high। Next point, the delay is always measured with respect to 50% value of input and output, देखो पहले प्रोपोगेशन डिले हम कैसे लेते थे जब कॉम्बिनेशनल सर्किट कवर कर रहे थे, कि जो भी वेवफॉर्म होती थी वो परफेक्ट स्क्वायर वेव होती थी, तो स्क्वायर वेव के एजेस के बीच में सीधा सीधा डिले मिल जाता था। लेकिन मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकली कभी स्क्वायर वेव होती ही नहीं, वेव होती है ट्रेपेजॉइडल, तो परफेक्ट एज हमें नहीं मिलने वाला। तो हम कहां से लेते हैं, 50% ऑफ द वैल्यू से लेते हैं जब कभी डिले मेजर करते हैं। और अगर परफेक्ट एज आ गया तो दोनों एजेस के बीच का जो गैप है वही क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, और ट्रेपेजॉइडल होगा तो 50%। ये बात क्लियर हुई, तो ये पैरामीटर क्लियर है प्रोपोगेशन डिले। तो अब एक चीज बताओ, एक अच्छा लॉजिक गेट किसे बोलोगे, जिसका प्रोपोगेशन डिले कम है या जिसका प्रोपोगेशन डिले ज्यादा है? बिल्कुल सही कहा, जिसका प्रोपोगेशन डिले कम है, क्योंकि जो गेट का प्रोपोगेशन डिले कम होगा वो फास्ट होगा। और आज के टाइम में देखो, मोबाइल फोन खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, हमेशा रिक्वायरमेंट क्या होती है कि यार जितना तेज काम करे उतना अच्छा है। अपने पास टाइम किसके पास है? एक चीज सोचो ना,
कोई भी ऐप खोलते हो तो तुम तुरंत क्या चाहते हो कि तुरंत आउटपुट दिखे, तुरंत जो चीज हम देखना चाहते हैं वो दिखनी चाहिए। कोई वीडियो प्ले करते हैं तुरंत बफर हो जाए। ये सारी चीजें अगर हम चाहते हैं तो जो हार्डवेयर है वो भी फास्ट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो सकती है। तो आज के टाइम में जो भी मोबाइल कंपनीज हैं या जो भी कंपनीज हार्डवेयर में डील कर रही है, कंप्यूटर हार्डवेयर में, मोबाइल हार्डवेयर में, उनका सबसे पहला चैलेंज होता है स्पीड बढ़ाने का। स्पीड अगर हमें बढ़ानी है माने प्रोपोगेशन डिले हमें कम करना है। ये बात क्लियर हुई? अब अगला पैरामीटर लिखना, पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन। अब देखो क्या होता है, एक लॉजिक गेट चलने में यानी ऑन ऑफ होने में कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करता है, उसे बोलते हैं हम पावर डिसिपेशन। अब एक चीज सोचो, हमारा जो मोबाइल फोन है इसके अंदर बहुत सारी आईसी लगी हुई हैं, बहुत सारी डिवाइसेस लगी हैं इसके अंदर। तो क्या होता है जब मोबाइल फोन को देखोगे तो उसके अंदर बैटरी भी होती है ना एक। अब क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होगे मोबाइल फोन सुबह से शाम तक यूज करते करते बैटरी ड्रेन हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर लगी हुई जो भी डिवाइसेस हैं वो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करती हैं या पावर डिसिपेट करती हैं, वो तभी काम कर सकती हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मोबाइल फोन खरीद के लाते हो तो आप क्या चाहते हो कि बैटरी लंबी चलनी चाहिए या बैटरी कम चलनी चाहिए? तो जैसा कि मैं मानता हूं ज्यादातर लोग चाहते होंगे, सबका तो नहीं कह सकता मैं, है ना, तो ज्यादातर लोग ये चाहते होंगे कि बैटरी लंबी चले। ठीक है भाई, कि चार्जिंग कम से कम करनी पड़े यार, अगर सुबह फोन लेके घर से निकले हैं तो शाम को वापस आने तक फोन डिस्चार्ज ना हो, ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन फिर ये भी चाहते हो कि ऐप भी चलानी है, ठीक है, वीडियोस भी प्ले करनी है, सब कुछ चाहते हो। तो इसका दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये करने के दो रास्ते हैं। या तो तुम्हारा मोबाइल फोन ऐसा हो जो कम बैटरी खाता हो, ठीक है, कम बैटरी या कम पावर कंज्यूम करता हो, या तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई बैटरी बड़ी होनी चाहिए जो कि ज्यादा समय तक टिके। अब देखो क्या होता है, जब पहले डिजिटल सर्किट डिजाइनिंग चला करती थी तो कंपनीज का ना एक एम रहता था, कम से कम पावर कंज्यूम करनी है, कम से कम पावर कंज्यूम करनी है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स भी देखोगे ना कॉलेज के अंदर डिजिटल पे बेस्ड, उसके टाइटल में तुम्हें जरूर दिखेगा लो पावर। तो हमेशा एक चैलेंज होता है कि कम से कम पावर कंज्यूम करने वाली डिवाइस हमें बनानी है। लेकिन यार अब देखो कितना कम कर पाओगे, बनाए जा रहे हो, कम किए जा रहे हो। अब पावर का जो बेसिकली इंप्रूवमेंट है या पावर डिसिपेशन में जो रिडक्शन है वो धीरे धीरे सैचुरेट करने लगा है, यानी अब पावर में रिडक्शन बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता। तो मोबाइल फोन कंपनीज ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। अब वो क्या कोशिश करते हैं, बड़ी से बड़ी बैटरी लगाओ। अब मोबाइल कभी खोल के देखो उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट तुम्हारी बैटरी होती है, क्योंकि बड़ी बैटरी लगाऊंगा ज्यादा देर टिकेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि पावर, अगर मोबाइल फोन को लॉन्गर लाइफ देनी है तो या तो उसकी बैटरी की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए या मोबाइल की पावर कंजम्पशन ज्यादा होनी चाहिए। इसी वे में कोई भी डिजिटल लॉजिक सर्किट बनता है तो हमारा एम ये होता है, वी हैव टू मिनिमाइज द पावर कंजम्पशन बाय द लॉजिक गेट। मेरी बात क्लियर हुई? पावर कंजम्पशन को मिनिमाइज करना है। और जैसा मैंने बताया, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में या इंडस्ट्री में जाते हो तो क्या कहोगे, या तो पावर कंजम्पशन मिनिमाइज कर लें या फिर बैटरी को बड़ा बना लें। और इसके अलावा देखो आजकल एक और स्ट्रेटेजी क्या आ गई है मार्केट में सभी कंपनीज के अंदर, कि वो लोग टर्बो चार्जिंग का कंसेप्ट ले आए हैं कि चलो भाई ठीक है बैटरी खत्म होती है मान लिया, लेकिन आधा घंटा फोन को चार्ज कर लो, वो बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। अब इसका क्या फंडा है? एक चीज सोचो, बैटरी में चार्ज स्टोर्ड होता है ना, चार्ज स्टोर्ड कैसे निकाल सकते हो? करंट इनटू टाइम। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए टाइम कम लगेगा अगर करंट ज्यादा हो। ऐसे सोचो Q इक्वल टू आई इंटू टी, तो अगर आई बढ़ा लें तो टाइम कम हो जाएगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी बैटरी की चार्जिंग को अगर फास्टर करना है तो उसे हायर करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सभी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से हम ये चाहते हैं कि हमारी बैटरी लंबी टिके। बट हमें बात सिर्फ किस बारे में करनी है? पावर डिसिपेशन के बारे में। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, एवरी लॉजिक गेट
every logic gate draws a certain amount of power. Every logic gate draws a certain amount of power from the supply in order to operate. Next point, assume there are n logic gates. Assume there are n logic gates and they draw n logic gates and they draw IC amount of current when operating at 50% duty cycle. अब इस बात का मतलब समझना, देखो अगर बीजेटी की मदद से लॉजिक गेट बनाएं तो बीजेटी के केस में सप्लाई वोल्टेज लिखी जाती है वीसीसी। सप्लाई से आने वाला करंट टोटल मान लो है आईसी, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन टोटल कितनी होगी? सप्लाई से आने वाली पावर यानी वीसीसी इंटू आईसी। अब अगर मैं कहूं हमें हर एक गेट की चाहिए पावर डिसिपेशन, तो n गेट्स हैं तो वीसीसी इंटू आईसी बाय n, ठीक है। इतनी पावर डिसिपेशन होगी एक चिप के अंदर हर एक गेट की। मैंने माना है n आइडेंटिकल गेट्स हैं, वो टोटल पावर कंज्यूम कर रहे हैं वीसीसी इंटू आईसी, और फिर मैंने उसे डिवाइड कर दिया है n से। अब ये आईसी क्या है और मैंने 50% ड्यूटी साइकिल क्यों बोला? इस डेफिनेशन के अंदर ये 50% ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है ऑन, कोई भी लॉजिक गेट ऑन है हाफ साइकिल के लिए और ये ऑफ है हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। आधी साइकिल ऑन और आधी साइकिल ऑफ। ऑन और ऑफ में सेम अमाउंट ऑफ करंट तो ड्रॉ नहीं करेगा ना। ऐसा मत कहना कि देखो ऑफ है तो कोई करंट ही नहीं आएगा, करंट आएगा, भले ही कम आए लेकिन करंट आएगा। तो मैं क्या कहता हूं, ये जो आईसी है ये ICH यानी हाई और लो का एवरेज है। ICH क्या होगा? IC when output of gate is high, यानी सप्लाई से आने वाला करंट जब गेट का आउटपुट हाई है। और ICL क्या होगा? IC when output of gate is low, ठीक है। तो इसीलिए हम ना हाई की बात कर रहे हैं ना हम लो की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके एवरेज की। तो पावर डिसिपेशन का जो डेफिनेशन आता है वो 50% ड्यूटी साइकिल के लिए डिफाइंड है, यानी आधी साइकिल के लिए गेट हाई स्टेट में है और आधी साइकिल के लिए लो में है। ऑन माने हाई, ऑफ माने लो, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी लॉजिक गेट का प्रोपोगेशन डिले भी मिनिमम रहना चाहिए और उसका पावर डिसिपेशन भी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक पॉइंट लिखना, फॉर अ बेटर लॉजिक फैमिली propagation delay and power dissipation both should be minimum. Propagation delay and power dissipation both should be minimum, ठीक है। कोई भी अच्छी लॉजिक फैमिली वही कहलाएगी जिसकी पावर और डिले दोनों ही मिनिमम रहे। अब अगला पैरामीटर लिखो, स्पीड पावर प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखो पीडीपी।
अब देखो क्या होता है कि किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए उसमें या तो चार्जेस को एंटर कराना पड़ता है या तो उसके अंदर जो चार्जेस रखे हैं उन्हें निकालना पड़ता है। अक्सर क्या होता है, किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए उसे चार्जेस देने पड़ते हैं और ऑफ करने के लिए चार्जेस लेने पड़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये काम तेज कैसे करोगे? ऑन ऑफ का काम तेज कैसे करोगे? चार्जेस को अगर तेजी से इंजेक्ट करोगे जल्दी ऑन होगा, चार्जेस तेजी से बाहर निकालोगे तो जल्दी ऑफ होगा। यानी चार्ज ट्रांसफर अगर फास्ट कर दूं तो ये जो प्रोपगेशन डिले है ये कम हो जाएगा ना। चार्ज ट्रांसफर फास्ट करने का मतलब है रेट ऑफ चार्ज हाई करना। रेट ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। तो बेसिकली करंट हाई करने से प्रोपगेशन डिले कम हो जाता है। तो एक पॉइंट लिखो, बाय इंक्रीजिंग द करंट, by increasing the current through the device, by increasing the current through the device, charge injection and removal, charge injection and removal can be made faster, charge injection and removal can be made faster, and hence propagation delay can be reduced, and hence propagation delay can be reduced। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले कम कर सकते हो, लेकिन करंट बढ़ाने से पावर डिसिपेशन तो बढ़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग द करंट पावर डिसिपेशन इंक्रीजेस, बाय इंक्रीजिंग द करंट पावर डिसिपेशन इंक्रीजेस। यानी अगर तुम ये चाहते हो कि डिवाइस तेज चले तो उसकी पावर भी बढ़ती है। इसीलिए तो देखो क्या होता है, आज के टाइम में जैसे जैसे स्मार्टफोन फास्ट होते जा रहे हैं उनकी बैटरी लाइफ कम होती जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जैसे डिवाइस की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो पावर डिसिपेशन भी बढ़ता है। मैंने बोला था मैं ये चाहता हूं कि प्रोपोगेशन डिले और पावर दोनों मिनिमम रहे, लेकिन अब हमें क्या पता चला, ये दोनों काम एक साथ कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर प्रोपोगेशन डिले कम करना है तो पावर बढ़ती है, इसीलिए हम लोग दोनों पे इंडिविजुअली फोकस ना करके दोनों के प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज नॉट पॉसिबल टू मिनिमाइज, इट इज नॉट पॉसिबल टू मिनिमाइज ईच पैरामीटर, so we try to minimize, product of the two parameters, we try to minimize product of the two parameters, also called as power delay product, also called as power delay product, and expressed in picojoule, expressed in picojoule। तो हम पावर और प्रोपोगेशन डिले इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अक्सर पावर मिलीवॉट में होती है, प्रोपोगेशन डिले नैनो सेकेंड में, मिली इंटू नैनो बन जाता है पीको। ठीक है, और पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी, इसीलिए पीको जूल। बात समझ आई? पावर डिसिपेशन की यूनिट मिलीवॉट, प्रोपोगेशन डिले की यूनिट नैनो सेकेंड, दोनों का प्रोडक्ट पीको। आज लास्ट पॉइंट लिखो, it is used as figure of merit, it is used as figure of merit in logic family, figure of merit in logic family। figure of merit माने कि इस पैरामीटर को देख करके ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी लॉजिक फैमिली बेहतर है। तो ऐसा पैरामीटर जिसके बेसिस पे कंपैरिजन होने वाला है, जिसके बेसिस पे चॉइस होने वाली है, उसे बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ये जनरल टर्म याद रखना, इंजीनियरिंग में काफी कॉमन टर्म होती है फिगर ऑफ मेरिट, किसी भी सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हो। ये बात समझ आई? तो पावर और डिले तक कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। अब अगला पॉइंट लिखना, अगला पैरामीटर फैन इन, फैन इन। अब फैन इन का मतलब क्या होता है? किसी एक लॉजिक गेट के इनपुट पे
कितने मैक्सिमम लॉजिक गेट्स कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फैन इन। तो इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज the maximum number of inputs, it is defined as the maximum number of inputs that the logic gate is designed to handle, देखो अक्सर जब लॉजिक सर्किट बनाते हो तो लॉजिक गेट्स कास्केड होते हैं ना, एक के बाद एक लॉजिक गेट लगता है। तो एक लॉजिक गेट के इनपुट पे कितने लॉजिक गेट लगा सकते हो उसे बोलते हैं फैन इन। अब इस बात का मतलब समझो, देखो जैसे एक नैंड गेट है, अब ये नैंड गेट को कितने नैंड गेट से जोड़ सकते हो, कहां पे, इनपुट पे। जैसे मान लो 3 से जोड़ सकते हैं, सपोज ऐसा है, तो इसका फैन इन क्या हो गया, 3। तो फैन इन सिंपली मतलब क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए लॉजिक गेट डिजाइंड है। क्योंकि भाई अगर देखो 3 ही इनपुट हैं तो 3 ही तो लॉजिक गेट लग सकते हैं, 4 थोड़ी लग जाएंगे। इसीलिए क्या मतलब हुआ कि कितने एक लॉजिक गेट के इनपुट्स के लिए डिजाइंड है उसे बोलते हैं फैन इन। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ना इस पे ज्यादा बात की जाती है। अगला पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैन आउट। अगला लिखना फैन आउट, तो इसमें लिखना द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स that can be driven, the maximum number of logic gates that can be driven by output of a single logic gate, by output of a single logic gate is called as fan out, is called as fan out। अब देखो बात उल्टी हो गई कि एक लॉजिक गेट के आउटपुट पे कितने लॉजिक गेट जुड़ सकते हैं उसे बोला जाता है फैन आउट। जैसे देखो नैंड गेट की ही मैं बात कर लेता हूं, एक नैंड गेट का आउटपुट आया, अब ये कितने नैंड गेट्स में लगा पाओगे उसे हम बोलते हैं फैन आउट। मुझे नहीं पता दूसरा इनपुट कहां से कनेक्टेड है, होगा कहीं से। ठीक है, बात कुछ समझ आ रही है कि एक लॉजिक गेट के आउटपुट को कितनों के इनपुट से जोड़ा जा सकता है उसे बोलते हैं फैन आउट। अब मान लो इसका आउटपुट हाई है तो ये करंट डिलीवर कर रहा है IOH। IOH का मतलब आउटपुट करंट ऑफ अ लॉजिक गेट इन हाई स्टेट। जब आउटपुट हाई होता है तो कितना करंट एक लॉजिक गेट डिलीवर करता है उसे बोलेंगे IOH, और हाई स्टेट में कितना करंट अंदर जाता है वो है IIH। अब एक चीज सोचो ना भाई, मान लो तुम ज्यादा लॉजिक गेट जोड़ते जाते हो, ऐसा कोई रोक टोक थोड़ी है, जोड़ते जाओ, तो क्या होगा, एक गेट ने तो सप्लाई किया IOH, अब वो मल्टीपल गेट्स में डिवाइड हो गया तो हर गेट में करंट कम हो गया। अगर ज्यादा से ज्यादा गेट लगाओगे तो कम से कम करंट फ्लो करेगा हर लॉजिक गेट में, और एक समय ऐसा आएगा, अब ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनने वाली है, एक समय ऐसा आएगा कि यहां से तो सपोज करंट चल रहा है 10 मिली एम्पियर, ठीक है, 10 मिली एम्पियर चला, 10 लॉजिक गेट में गया, कितना कितना गया होगा, 1 मिली एम्पियर, 20 में जाता तो 0.5 मिली एम्पियर। अगर करंट बहुत छोटा हो गया तो लॉजिक गेट को ऐसा महसूस होगा कि यहां पे वैल्यू 1 नहीं बल्कि क्या है, 0। तो गलती हो गई ना, तुम्हारे लॉजिक गेट का आउटपुट क्या था, 1 था, लेकिन बाकी सभी लॉजिक गेट्स को क्या फील होगा, आउटपुट क्या है, 0। तो अगर तुम नंबर ऑफ लॉजिक गेट बढ़ाते जाते हो तो क्या होता है, आउटपुट की वैल्यू चेंज हो जाती है जो अदर गेट में लगा है। ठीक है, ऐसे ही देखो क्या होता है, अगर आउटपुट लो होता है, लो माने ग्राउंड ना, ग्राउंड कभी करंट डिलीवर नहीं करता, ग्राउंड करंट एब्जॉर्ब करता है। तो अगर किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होगा, लो होगा, तो करंट डिलीवर नहीं कर पाएगा, वो करंट को एब्जॉर्ब करेगा।
देखो सेम टाइप का फिगर मैंने बना लिया। तो क्या होता है, लो के केस में ये करंट देता नहीं बल्कि लेता है, और ऐसे ये सारे लॉजिक गेट करंट लेते नहीं बल्कि देते हैं। करंट का फ्लो उल्टा हो जाता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो पहले तो यही पॉइंट एक बना के लिख लो। इन हाई स्टेट the logic gate in high state the logic gate acts as a current source. A logic gate acts as a current source, so it supplies current to the other logic gates, Next point, in low state, logic gate acts as current sink, so it absorbs current from other gates. ठीक है, ये बात आगे के लिए हमेशा याद रखना। अब देखो दोनों ही केस में फैन आउट डिफाइन किया जाता है। यहां पे लिख देते हैं फैन आउट इन हाई स्टेट, ये होता है IOH मैक्सिमम बाय IIH। ऐसे ही फैन आउट लो स्टेट में डिफाइन कर देते हैं IOL मैक्सिमम बाय IIL। ठीक है, अब दो फैन आउट आ गए, हो सकता है दोनों अलग अलग आ जाएं, तो ओवरऑल फैन आउट लिखा जाता है मिनिमम ऑफ 2, क्योंकि हम ये चाहते हैं दोनों ही स्टेट में काम सही होना चाहिए, इसलिए जो भी आंसर छोटा आ रहा है वही फाइनल आंसर होगा, ताकि हाई में भी गेट चल जाए और लो में भी चल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हाई में तो सही चल रहा है और लो में गड़बड़ आ रही है, और ऐसा अगर चाहते हो तो दोनों का मिनिमम हमें चूज करना है। मेरी बात समझ आई? तो फैन आउट का मतलब क्या होता है, एक लॉजिक गेट कितने और लॉजिक गेट्स को चला सकता है, उसका मतलब है फैन आउट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेटिंग डालना, वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर्स। अब देखो इस टॉपिक पे फैन आउट पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तुम्हें ये वैल्यूज दे दूंगा IOH, OL, IH, IL, और मैं फैन आउट निकलवा लूंगा। तो ये ध्यान रखना, दो फैन आउट निकाल के उसका जो मिनिमम वैल्यू है वही ओवरऑल फैन आउट है। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर लिखो VIH मिनिमम। पहला लिखो VIH मिनिमम। तो इसमें लिखना इट इज द मिनिमम वोल्टेज required at the input of a logic gate in order for the input to be recognized as high। बात को देखो लेमन भाषा में समझो। अगर मैं ऐसा कह दूं 4.5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज लगाने पे मैं हाई मान लूंगा, तो 4.5 वोल्ट हुई VIH मिनिमम। इनपुट पे किस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को हाई माना जाता है उसे बोलते हैं VIH मिनिमम। ठीक है, तो जैसे एज एन एग्जांपल 4.5 से ऊपर की सारी वोल्टेजेस को अगर हाई कहोगे तो VIH मिनिमम होगा 4.5। अगला लिखो पैरामीटर VOH मिनिमम। VOH
मिनिमम। ठीक है, अब आउटपुट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक लॉजिक गेट आउटपुट पे हाई स्टेट में कम से कम कितनी वोल्टेज देगा, तो वो हुआ VOH मिनिमम। ठीक है, तो इसमें लिखना इट इज द मिनिमम वोल्टेज एट द आउटपुट, इट इज द मिनिमम वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट फॉर हाई आउटपुट, यानी जब आउटपुट हाई होता है तो कम से कम कितनी वोल्टेज आउटपुट पे मिल सकती है, वो होती है VOH मिनिमम। ठीक है, इससे ज्यादा ही वोल्टेज मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। अगला पैरामीटर VIL मैक्सिमम। अब देखो इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो इनपुट वोल्टेज 0 से 5 तक कुछ भी हो सकती है, तो कहां तक लो वोल्टेज मानोगे? अगर मैंने कह दिया 0 से 2 तक तो लो है और 4 से 5 तक हाई है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 4 से ऊपर वाली हाई है, तो VIH क्या हो गया 4। मैं कह रहा हूं 0 से 2 तक लो है, तो कितना मैक्सिमम तक लो माना जाएगा उसे बोलेंगे VIL मैक्सिमम। यानी इससे ज्यादा वोल्टेज अगर लगा दी तो उसको जीरो नहीं मान सकते। तो लॉजिक गेट कितनी वोल्टेज तक जीरो कंसीडर करता है या लो कंसीडर करता है, वो है VIL मैक्सिमम, और कितनी वोल्टेज से ज्यादा हाई मानता है वो है VIH मिनिमम। यानी हाई के लिए एक मिनिमम लिमिट डिफाइन हुई कि इससे ऊपर की वोल्टेज को ही हाई कहोगे, और लो के लिए एक मैक्सिमम लिमिट डिफाइन हुई यानी कि इससे नीचे की वोल्टेजेस को लो बोलोगे। ठीक है, जैसे ऐसा सोचो कि अगर मैं ये कहूं कि गेट में 80 मार्क्स के ऊपर ही टॉप 10 रैंक आएगी, तो 80 मार्क्स मिनिमम हो गए ना टॉप 10 के लिए, तो हुआ VIH मिनिमम। और मैं कह दूं जैसे 25 के नीचे फेल है, तो मैक्सिमम कहां तक फेल हो रहे हैं 25 तक, तो वो हो गया VIL मैक्सिमम। यानी लो वोल्टेज के लिए हमेशा अपर कैप बताना है और हाई वोल्टेज के लिए हमेशा लोअर कैप, क्योंकि हाई होगी तो हाई तो मानी जाएगी और ऐसी लो होगी तो लो मानी जाएगी, बट कितनी वोल्टेज तक लो मानना है वो है VIL मैक्स, और कितनी वोल्टेज से ज्यादा पे हाई मानना है वो है VIH मिन। तो इसमें लिखो it is the maximum voltage at the input of a logic gate that can be treated as logic 0, and above this voltage we cannot consider the voltage as logic 0. We cannot consider the voltage as logic 0. ऐसे ही आउटपुट के लिए भी डिफाइन करोगे VOL मैक्स। तो इसका लिखना, अब तो मेरे हिसाब से नाम समझ ही आ रहा होगा, इसमें लिखो इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज that can be produced at the output of a logic gate, in logic 0। ठीक है, तो हाई स्टेट में दो वोल्टेज है, एक इनपुट और एक आउटपुट, ऐसे ही लो में दो वोल्टेज है, एक इनपुट और एक आउटपुट। ये तो बात हुई वोल्टेज की। सेम पैरामीटर करंट में आते हैं, तो नेक्स्ट लिखना IIH। तो इसमें लिखो द करंट
the current that flows into a logic gate, the current that flows into a logic gate at the input when high input is applied, at the input when high input is applied. देखो अभी मैंने ये चीज शो की थी फैन आउट के केस में IIH, तो IIH कैसे था, गेट से बाहर निकल रहा था IOH और दूसरे गेट के अंदर जा रहा था IIH। मैंने देखो ऐसे ही तो दिखाया था, एक लॉजिक गेट बनाया था और इससे कई लॉजिक गेट जुड़े थे। जैसे मान लो 3 जोड़ दूं अगर, तो मैंने क्या दिखाया था, अगर यहां से IOH निकलता है तो यहां से हर गेट में कितना जाता है IIH। ठीक है, तो मैंने यही बोला है कि गेट के इनपुट टर्मिनल में कितना करंट एंटर करेगा अगर हाई इनपुट लगाते हो। ऐसे ही अगला लिखो IOH मैक्सिमम, IOH मैक्सिमम, तो इसमें लिखना it is the maximum current that can be delivered, it is the maximum current that can be delivered at the output of a logic gate, at the output of a logic gate when output is logic 1, when output is logic 1। और सिर्फ IOH अगर लिखना है तो मैक्सिमम हटा दो डेफिनेशन से, फिर क्या बोलोगे कि कितना करंट हाई आउटपुट आने पे गेट डिलीवर करता है उसे बोलेंगे IOH, और कितना मैक्सिमम कर सकता है वो है IOH मैक्सिमम। ठीक है, अगली डेफिनेशन IIL, तो इसमें लिखना द करंट दैट फ्लोज out of the current that flows out of the input, the current that flows out of the input of a logic gate, out of the input of a logic gate when logic 0 is applied, when logic 0 is applied। देखो मैंने ऐसे दिखाया था ना कि लो में ये करंट लेता नहीं, ये करंट देता है, इस टाइप से। तो IIL गेट में एंटर नहीं करता, गेट से बाहर जाता है, ऐसे ही IOL भी गेट के अंदर घुसता है। ठीक है, और ऐसे ही लास्ट लिखो IOL मैक्सिमम, IOL मैक्सिमम, तो इसमें लिखना द मैक्सिमम करंट that flows into the output of a logic gate, under low state is called IOL maximum, under low state is called IOL maximum। ठीक है, ये चारों चीजें क्लियर हुई। आउटपुट की हाई वोल्टेज VOH, लो वोल्टेज VOL, आउटपुट का हाई करंट IOH, लो करंट IOL। सेम वे में इनपुट के लिए। अब इन पैरामीटर्स की मदद से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लिखना नॉइज मार्जिन, NM। अब देखो नॉइज मार्जिन से क्या समझते हैं, पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना। डिजिटल सिग्नल देखो ऐसे होते हैं 0 या 1, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो इन्हें वोल्टेज असाइंड होती है ना, कि 0 का मतलब कितनी वोल्टेज या 1 का मतलब कितनी वोल्टेज, तो इसीलिए 0 और 1 का मतलब होता है कुछ ना कुछ वोल्टेज। अब नॉइज आने से अगर ये वोल्टेज बदल गई, जैसे मान लो
मैंने 1 के चक्कर में भेजी वोल्टेज 5 वोल्ट, लेकिन जाते जाते नॉइज की वजह से, एटेन्युएशन की वजह से ही पहुंच गई 1 वोल्ट, तो क्या होगा? अब जो रिसीवर है उसे क्या लगेगा, मैंने 1 नहीं क्या भेजा है, 0, तो गड़बड़ हो गई ना कम्युनिकेशन में, कि मैंने भेजा 1 था और क्या लगा 0। ऐसी लॉजिक गेट्स की टर्म में सोचो, इसने तो यहां से 1 भेजा, बट अगले को क्या दिख रहा है, 0। क्यों दिख रहा है? नॉइज की वजह से, तो सिग्नल गड़बड़ हो जाता है। तो नॉइज इम्यूनिटी किसे कहेंगे? नॉइज मार्जिन पे भी आऊंगा। नॉइज इम्यूनिटी किसे कहेंगे? कि जो सर्किट नॉइज आने पे भी अपना ऑपरेशन खराब ना करे, उसे बोलेंगे नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? सर्किट की एक एबिलिटी जिसके वजह से वो नॉइज का अफेक्ट उस पर कभी ना पड़े, उसे बोलते हैं नॉइज इम्यूनिटी। तो लिखना, नॉइज इम्यूनिटी is the ability of a circuit, noise immunity is the ability of a circuit to not get affected by the noise in the system, by the noise in the system। नॉइज से क्या समझते हो? जो भी अनवांटेड सिग्नल होते हैं जो सिस्टम में लगे अदर कंपोनेंट्स की वजह से आ रहे हैं, उसे बोलते हैं नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ नॉइज इम्यूनिटी, a quantitative measure of noise immunity is noise margin, ठीक है, कि नॉइज इम्यूनिटी को किस तरह से एक नंबर में दिया जाए या किस तरह से उसकी एक वैल्यू दी जाए, उसे बोलते हैं नॉइज मार्जिन। तो नॉइज मार्जिन का मीनिंग भी लिखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉइज, the maximum value of noise that can be tolerated, the maximum value of noise that can be tolerated in a system without creating an error, is called noise margin, मार्जिन। अब देखो क्या होता है, ये बात समझना। जैसे मान लो ये आउटपुट के लिए मैं लेवल्स डिफाइन कर रहा हूं, ये है मेरा VOH मिनिमम और ये है VOL मैक्सिमम। इन दोनों के बीच का एक तरह से फॉरबिडन गैप है, यानी इसके बीच के सिग्नल को ना हाई मानोगे ना लो मानोगे। तो VOH मिनिमम से ज्यादा वोल्टेज आने पे हाई और VOL मैक्सिमम से कम आने पे लो। तो ये दो लेवल डिफाइन हो गए, इसके ऊपर हाई और इसके नीचे लो। ऐसे इनपुट पे होंगे, ये हुआ VIL मैक्सिमम, VIH मिनिमम, और ऐसे ही दूसरा हुआ VIL मैक्सिमम। इनपुट के भी दो लेवल्स होंगे कि किस वोल्टेज से ऊपर की हाई है और कितने से नीचे लो है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये है 4.5 और ये है जैसे 0.5, एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। ये सपोज है 1.5 और ये है 3.5। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो यहां पे कम से कम 4.5 वोल्ट मिल रही है और नॉइज ने इसमें से सपोज 2 कम कर दिया, 4.5 में से 2 गया, कितना पहुंचेगा 2.5। अब यहां अगर ये 2.5 आ गया ना, तो ये हाई में काउंट होगा ना ही लो में। तो कितना नॉइज तुम झेल सकते हो? तुम सिर्फ इतना नॉइज झेल सकते हो। ठीक है, मैं ये कहूंगा जैसे मान लो 4.5 वोल्ट तुमने बनाया, नॉइज आई -0.8 की, तो कितना पहुंचेगा आगे 3.7,
और 3.7 को इनपुट में कहां माना जाएगा, हाई। तो तुमने हाई भेजा तो क्या पहुंचा, हाई। या ऐसा सोचो यहां से 4.8 भेजा और 1.2 का नॉइज आ गया, 4.8 भेजा और 1.2 का नॉइज आ गया माइनस में, तो 4.8 की जगह क्या पहुंचेगा, 3.6। 3.6 को ये क्या मानेगा, हाई। तो अपना काम हो गया, हाई भेजा था, हाई ही मिल गया। तो मैक्सिमम कितनी नॉइज झेल सकते हैं हम यहां पे, 1 वोल्ट की। कैसे पता लगाया कि VOH मिनिमम माइनस VIH मिनिमम। सेम वे में यहां पे कितनी नॉइज झेल सकते हो, ये जैसे देखो मान लो 0.5 भेजा, नॉइज आ गई 1.5 की, तो ये क्या बन जाएगा, 2 को ना तो ये लो मानेगा ना ही ये हाई मानेगा, ठीक है। बट अगर 0.5 में नॉइज आती है 0.8 की, तो कितना बना, 1.3। 1.3 1.5 से तो नीचे ही आएगा, तो ये क्या मान लेगा, लो। तुमने लो भेजा, लो ही माना गया। तो नॉइज मार्जिन हाई को कैसे लिखोगे, इट इज VOH मिनिमम माइनस VIH मिनिमम। और नॉइज मार्जिन लो, VIL मैक्सिमम माइनस VOL मैक्सिमम, ठीक है। ये नॉइज मार्जिन का फॉर्मूला आ गया। तो अगर ये डायग्राम याद रखते हो तो तुम्हें रट के जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तुम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है। नॉइज मार्जिन का क्या मतलब है, आउटपुट पे कितना नॉइज सिग्नल आने से हाई को हाई ही माना जाएगा और लो को लो ही माना जाएगा, उसे कहते हैं नॉइज मार्जिन। यानी इतनी नॉइज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई जो था वो हाई रहा, लो जो था वो लो ही रहा, कुछ चेंज नहीं आया। तो नॉइज मार्जिन इसका मतलब है। तो नॉइज मार्जिन का फॉर्मूला, ओवरऑल नॉइज मार्जिन जब लिखते हैं, ये दोनों का मिनिमम लिया जाता है ताकि कोई भी मार्जिन वॉयलेट ना हो। मिनिमम क्यों ले रहा हूं, ताकि दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएं, एक भी नॉइज मार्जिन को हम लोग वॉयलेट ना करें। ये बात समझ आई। तो नॉइज मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि देखो सर्किट जब बनाओगे कंप्यूटर जैसे है, कंप्यूटर में तुम्हारी हार्ड डिस्क भी है, मदरबोर्ड भी है, CPU भी मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर CPU के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, फैन भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाना काफी कॉमन है, बट उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दूसरे कंपोनेंट की वर्किंग डिस्टर्ब ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉइज मार्जिन से कम रहना चाहिए, ठीक है। तो नॉइज मार्जिन क्या बताता है कि कितनी मैक्सिमम नॉइज मेरा सिस्टम झेल सकता है जिससे आउटपुट में गड़बड़ ना आए। और वो किससे पता चलती है, 4 वोल्टेज वाले पैरामीटर हमने निकाले थे उससे क्या मिलता है, नॉइज मार्जिन। और 4 करंट वाले पैरामीटर से क्या मिलता है, फैन आउट, ठीक है। और दोनों केसेस में मिन लिया जाता है, करंट वालों से फैन आउट, वोल्टेज से नॉइज मार्जिन। और ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी लॉजिक फैमिली के लिए, नॉइज मार्जिन और फैन आउट। लास्ट पैरामीटर लिखो, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो इसमें लिखना द रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर विच, the range of temperature over which a device can operate satisfactorily is called operating temperature, is called operating temperature। देखो क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाने से लॉजिक गेट के डिलेज बदल जाएंगे, पावर कंजम्पशन बदल जाएगा, नॉइज मार्जिन बदल जाएगा। तो कब तक कितना टेम्परेचर तक ऑपरेशन ठीक ठाक रहेगा उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर। क्योंकि ये पैरामीटर्स अगर ज्यादा चेंज हो गए तो वो चीज टॉलरेबल नहीं रहेगी। मान लो नॉइज मार्जिन 1 वोल्ट का डिजायरेबल है, टेम्परेचर बढ़ने से 0.2 वोल्ट आ रहा है, तो अपना काम थोड़ी ना चल पाएगा। इसीलिए कि कितने टेम्परेचर तक चिप ठीक से काम कर पा रही है उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग टेम्परेचर।
ऐसा मत सोचना इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे जल जाएगी, उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो परफॉर्मेंस कब तक, एक मॉडरेट लेवल तक रहती है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो इनमें से क्या क्या पैरामीटर देखो तुम्हें याद होने चाहिए। प्रोपोगेशन डिले का फॉर्मूला याद रखना, PLH PHL/2। फैन आउट का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, हाई और लो। नॉइज मार्जिन के बारे में पता होना चाहिए। इतने पैरामीटर्स अगर तुम्हें याद हैं तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर दोगे, और इन पैरामीटर्स पे 1 मार्क से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो से हम बातें करेंगे अलग अलग लॉजिक फैमिलीज की, कि कैसे कौन लॉजिक फैमिली हमारी वर्क करती है, और क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या उसके ड्रॉबैक। और उसमें अच्छे से फोकस इस बात पे करना, कैसे कोई सर्किट देख के पता चलता है कि इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा या ये सर्किट काम क्या करता है। इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें हम लोग कैरी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।